हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम लोग जो आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका वैद्युत विभव तथा संधारित्र, उसके हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है इसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य, इन सब बातों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, आपने अभी तक जो पढ़ा था उसमें क्या होता था कि दो आवेश होते थे, या तो वो धन आवेशित होते थे या फिर ऋण आवेशित होते थे, और या एक धन होता था एक ऋण होता था। तो आपको पता है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपकी पहले की थ्योरी है। इसी बेस पर हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर दो समान आवेश हैं और उनको हम एक दूसरे के समीप लाएं, अब समान आवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो हम उनको समीप लाना चाहते हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। या फिर विपरीत आवेश हैं तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इन्हें हम दूर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दो आवेशों को पास लाने में अथवा दूर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है। ये किया गया कार्य ही उन आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब यह हो गया कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के किसी निकाय की, ये इसकी परिभाषा हो गई कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य इन आवेशों को परस्पर अनंत से परस्पर समीप लाकर उसकी रचना करने में किया जाता है। फिर सुन लीजिए, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि अनंत से इन आवेशों को समीप लाकर, अनंत से इन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दो आवेश हैं हमारे पास, एक ये है प्लस क्यू आवेश, मान लीजिए पॉइंट ए है, एक ये है बी, ये भी मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है। इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी है R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो इसकी हम लोग देखिए कर लेंगे किस तरीके से कि माना कि कोई एक निकाय है AB जो दो आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है। AB पर ये दोनों रखे हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अगर हम ये मान लें कि इन आवेशों में ये जो B
P पर Q2 आवेश रखा है, ये यहाँ नहीं है बल्कि कहीं अनंत पर है, ठीक है। यदि Q2 आवेश इसके पास ना होकर कहीं अनंत पर रखा है तो अनंत से यहां तक लाने में प्लस Q1 आवेश के कारण इस पर हम लोग विभव निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको पीछे विभव बताया था निकालना, तो उसी तरीके से हम लोग इस Q1 आवेश पर विभव का मान निकालेंगे। और विभव का आपको सूत्र पता है, क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q/R। तो उसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, लिख देंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। क्या हो जाएगा भाई, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R। ये हो गया भाई विभव, कहां पर, बिंदु B पर, किसके कारण, Q1 आवेश के कारण, ठीक है। अब Q2 को हम लोग क्या काम करेंगे, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब ये Q2 जो आवेश था, मैंने आपको बोला कि ये यहाँ नहीं है, ये मान लिया हम लोगों ने अनंत पर है, तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए लिख देंगे वही सूत्र, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, और उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, W बराबर Q2B। अब Q2 है, B का मान ये वाला रख लें, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल। और ये दिया गया कार्य ही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कौन सा किया गया कार्य, W, तो लिख लो, यह किया गया कार्य ही आवेश Q1 प्लस Q2 यानी पूरा निकाय जो है उसकी क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यह निकाय, कौन सा निकाय, जिस पर आवेश Q1 प्लस Q2 है, की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल। तो ये भाई आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक हो गई बात। अब ये तो थी कि भाई दो आवेश हैं, अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश नहीं है बल्कि दो से अधिक आवेश है, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसमें देखिए मैं आपको मिटा के लिख रहा हूं, ये देखो, यदि कोई भी ऐसे निकाय हैं, अब इसमें जो ऊर्जा में हम लोग आवेश लेते हैं ना Q1 Q2, ये नए चिन्ह के लिया जाएगा। अगर मान लीजिए Q2 माइनस का होता तो हम इसमें माइनस का Q2 लिखते, तो क्या लिखते, माइनस आ जाता है यहाँ, तो ऊर्जा हो जाती U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस पहले लगा देते, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R
आर। इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यदि आवेश एक ही प्रकार के हैं, इसका मतलब प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। और हम क्या काम करना चाहते हैं कि इनको पास लाना चाहते हैं। तो उस स्थिति में जब दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनको पास लाते हैं अगर हम लोग, तो उस समय स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। और यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं अर्थात एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उस समय स्थिति ऊर्जा का मान इनको घटता है, और अगर हम इनको दूर ले जाना चाहते हैं तो बढ़ता है। यहां पर ध्यान दें थोड़ा सा कि स्थिति ऊर्जा का मान जो है वो घटेगा, और अगर हम दूर ले जाना चाहेंगे तो बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्थिति ऊर्जा के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें कि स्थिति ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, और यदि मैं जैसे किसी निकाय में मान लीजिए दो आवेश नहीं है, दो से अधिक आवेश है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो मान ले रहा हूं इस तरीके का कोई एक निकाय है, ये मान लीजिए ये वाला है Q1, ये माइनस का है Q2 और ये Q3 है। इनके किसी एक बिंदु के सापेक्ष अगर मैं दूरियां निकालना चाहूं तो ये दूरियां जो है R12 और ये R23 और ये R13। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, पूरे सिस्टम की स्थिति ऊर्जा, तो U बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q1 माइनस Q2 अपॉन R12 प्लस कितना माइनस के Q2 और इधर Q3 अपॉन R23 प्लस कितना Q3 इंटू माइनस का नहीं प्लस का Q1 अपॉन Q1 अपॉन R13, और इसी तरीके से और बहुत सारे। तो टोटल U क्या हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस का Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस का Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस तरीके से हम लोग इसकी स्थिति ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला दूसरा हेडिंग है आपका, इसमें वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। अब देखिए ये थोड़ी नई चीज आपको मिलेगी कि विभव प्रवणता क्या होती है। उसके बाद हम लोग विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। विभव प्रवणता
पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल gradient, relation between potential gradient and electric field. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये। देखिए इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, विभव का मान धीरे 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 घटता जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग विभव प्रवणता की बात करते हैं। तो विभव प्रवणता क्या है, इसकी परिभाषा सुने। देखिए क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को उस क्षेत्र की विभव प्रवणता कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक हो गई बात? तो क्या हमने बताया आपको? दूरी परिवर्तन के साथ किसमें परिवर्तन हो जाए? विभव में। और इन दोनों का रेशो निकाल लें, तो इस रेशो को ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर होती है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में। विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। और अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकाल लेता हूं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन सपोज करिए माइनस डेल वी है और दूरी में परिवर्तन डेल एक्स है, तो विभव प्रवणता हो गई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब मैं आपको विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना सिखाता हूं। देखिए इस तरीके से कंडीशन है, ये है पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आगे की ओर है और इस प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, ये ई है। अब यहां पर मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और इस दिशा में बल लग रहा है एफ। कब बल लगेगा बल एफ? जब यहां पर आप कोई परीक्षण आवेश रख लेते हैं तब। मान लीजिए इसके बीच की अंत दूरी है कितनी? डेल्टा एक्स, और ये वाली जो दूरी है वो मान लिया आपने एक्स है।
ठीक है, तो इस तरीके की भाई कंडीशन है इसमें कि आपने क्या मान लिया है कि इसकी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। अब हेडिंग डालेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब हम लोग संबंध निकालेंगे। ठीक, कैसे? माना कि वैद्युत क्षेत्र ई है चित्रानुसार, इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर कोई एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कहीं पर हमने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु A और एक बिंदु B। बिंदु A पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया है Q0, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी। मान लीजिए कि A और B के बीच की दूरी डेल्टा x है, तो अगर हम इसको यहां से यहां लाएंगे तो ये दूरी डेल्टा x हो गई। कितनी हो गई? डेल्टा x। और बिंदु O से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है? x है। कितनी है? x। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इस पर लगने वाले बल F की गणना करेंगे। लगने वाला बल F कितना हो जाएगा? इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र F और इसके विरुद्ध तो कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा Q0 E। F बराबर QE होता है ना, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q0 E। तो लैंग्वेज में तो हमने आपको बता दिया, इसी तरीके से आप लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E। ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो आपका बल है F बराबर Q0 E, ये तो बल लग रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में। अब हम क्या चाहते हैं कि इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना चाहते हैं, तो हमें इस बल के विरुद्ध इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश को यहां लिख दूं, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? कार्य उसको हम लोग कहते हैं W। अब इसको हम W कह दे रहे हैं। ठीक है, किया गया कार्य W, और कार्य बराबर आपको पता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब बल कितना है आपका? F। इसको हम, ये बहुत सूक्ष्म दूरी चल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको W ना कहकर डेल्टा W कह लेंगे। डेल W बराबर F इंटू, अब बल की दिशा में विस्थापन नहीं है भाई, ये विस्थापन उसके विपरीत है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस डेल x। F का मान रखते हैं यहां से, तो क्या हो गया? डेल W इज इक्वल टू Q0 E और यहां डेल x। ठीक, और फिर डेल W अपॉन Q0 बराबर हो गया माइनस का E और डेल x। इसको कह दीजिए नंबर 8। अब व्यवहांतर की परिभाषा से आपने निकाला है व्यवहांतर। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था व्यवहांतर। तो व्यवहांतर की परिभाषा से क्या बात हो जाएगी?
क्या कि डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर v माइनस डेल। ये कहां से आया? आपने ये मान लिया कि इस वाले पॉइंट पर विभव का मान v है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो विभव घटता है। इस पॉइंट पर मान लिया v माइनस डेल v है। तो इन दोनों के विभवों में अंतर हम लोगों को करना है। तो विभवांतर की परिभाषा से क्या हो गया? डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू v माइनस डेल। ठीक है, तो कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू v माइनस माइनस प्लस हो गया फिर ये, और यहाँ डेल v, इससे ये बैलेंस। तो डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल v। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से क्या बात हो जाएगी? क्या बात हो जाएगी? देखो, माइनस का e और डेल x बराबर कितना हो गया? डेल b। तो e बराबर हो गया माइनस डेल b अपॉन डेल x। ये आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। अभी पीछे मैंने आपको विभव प्रवणता बताया था। विभव प्रवणता क्या था? माइनस डेल v अपॉन डेल x, और ये काय के बराबर आ गया? e के। इसका मतलब ये हो गया कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये क्या है? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसके मात्रकों की अगर मैं बात करूं, देखो इसका मात्रक क्या होता है बताया आपको, पीछे हमने बताया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मात्रक क्या था? वोल्ट प्रति मीटर। भाई इसका मीटर, इसका वोल्ट, तो इसमें एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? कि वोल्ट प्रति मीटर बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलम। वोल्ट प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति कूलम। ये इसमें कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उसमें एक वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा होगा, तो आप उसमें टिक करेंगे, क्योंकि आप ज्यादातर पढ़ते हैं क्या? न्यूटन प्रति कूलम, और यहां से वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो ये कभी कभी आ जाता है एक नंबर में। तो इसका रिलेशन क्या निकला कि यदि एकांक है इनकी वैल्यू, तो क्या आया? 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट प्रति मीटर। ये रिलेशन। अब देखो विमा निकालो, विमा निकालो। विभव प्रवणता की विमा, पता है आपको? डेल v विभव की विमा,
है mL2T-3 और A-1, ये आपने पढ़ी है पीछे। अपॉन दूरी की कितनी है L, तो एक L से एक L बैलेंस हो गई, तो कितने आए फिर इसकी विमा सही होके, यहां लिख दे रहा हूं देखो, तो विमा आ जाएगी mL-T-3 और A-1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी विमा का भी परिकलन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर आता है, इसको आप लोग जरूर करें। अब देखिए हम लोग आगे और थोड़ी सी बात करते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हटा दो इसको। अगला नया हेडिंग है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वैद्युत द्विध्रुव, पीछे हमने आपको बताया था कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है, और उस प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है हमने आपको पीछे करवाया था इसका डेरिवेशन, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। और इसके लिए हमने आपको बताया था दो बल लगते हैं, एक F बराबर QE इस डायरेक्शन में लग रहा था, दूसरे पर F बराबर QE इस डायरेक्शन में लग रहा था। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी और वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा था। ठीक है, तो वो इसको ऐसा होता है तिरछा ये वैद्युत द्विध्रुव, अब इसको ऐसे लाने का प्रयत्न करता है। तो इस पर प्रत्यानयन बलों का गुण हमने आपको निकाला था, और जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता थी, कितनी आई थी, टॉ बराबर PE sin थीटा। कितनी आई थी, टॉ बराबर PE sin थीटा। तो हम लोग इसमें निकालते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण, जिसे हम लोग वहां कैसे प्रदर्शित करते थे, टॉ से, और टॉ बराबर आया था PE sin थीटा।
ये स्थिति हम आपको पीछे निकलवा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब देखिए ये तो हमने टॉ निकाल लिया, ठीक, जो कि उस पर कार्य करता था। अब हम इसको ये मानते हैं कि इसको घुमाने में जो डिस्टेंस वो चल रहा है, कौन, बैटो द्विध्रुव, वो इनिशियल पोजीशन से डी थीटा चल देता है, यानी जो कोणीय विस्थापन है उसका वो कितना है, डी थीटा है। तो इतना कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा कोणीय विस्थापन तय करने में बैतुल द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। और यदि इस कार्य को हम डी डब्ल्यू से प्रदर्शित कर लें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाह्य स्रोत द्वारा बैतुल द्विध्रुव पर किया गया कार्य यदि द्विध्रुव कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा तय करता है, तब बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, तब किया गया कार्य, इसको हम लोग कह दे रहे हैं कि ये किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। डी डब्ल्यू बराबर क्या, टॉ इंटू डी थीटा, वही सूत्र है, किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ पर टॉ नहीं हो, वो बल युग्म का आघूर्ण है, तो उसको हम लोग रख देंगे। तो क्या है, डी डब्ल्यू बराबर टॉ की वैल्यू आपने पहले निकाल ली, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब इसको हम कहां से कहां तक, भाई इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, थीटा नॉट से कहां तक ले जाना चाहते हैं, थीटा तक। तो कुल किया गया कार्य अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसको क्षेत्र की दिशा थीटा नॉट से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य निकालना चाहेंगे। यदि द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया जाए तो किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, W, और W बराबर इंटीग्रल ऑफ थीटा नॉट टू थीटा पी ई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल देखो, पी में तो कहीं चेंज होना नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रल ऑफ थीटा नॉट टू थीटा और इधर साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल निकाल लो, इंटीग्रल तो आपने पढ़ा होगा, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, बायो वालों को भी हमने बताया था फर्स्ट ईयर में। तो क्या हो रहा है भाई, देखो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो क्या आ रहा है फिर आपका W बराबर पी ई और यहाँ माइनस कॉस थीटा विद लिमिट थीटा नॉट टू थीटा। और थोड़ा सा करें सॉल्व, बराबर माइनस का पी ई और इधर कितना कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा नॉट। फिर खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो W बराबर माइनस के माइनस अंदर ले लो पी ई और इधर
ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस cos थीटा, ये वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। लेकिन इनिशियल पोजीशन है प्रारंभिक अवस्था थीटा नॉट, तो उस प्रारंभिक अवस्था पर तो कोण होता नहीं है, तो इनिशियल स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, तब cos 0 बराबर 1, अतः किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये भाई मेरे किए गए कार्य का सूत्र कहलाता है। अब इसकी विशेष स्थितियां क्या है कि यदि आप नंबर क्या कि अगर आप द्विध्रुव को कितना घुमा दें, 90 डिग्री तक घुमा दें, यानी ये जो थीटा है वो कितना हो जाए 90 अंश, और जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, तो केवल PE का 1 से गुणा PE बचेगा, ठीक है। और अगर 90 अंश ना घुमा के आप 180 अंश घुमा दो तो क्या हो जाएगा, ये cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या -1, और माइनस का 1 माइनस यहाँ पहले से माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 और 1 2, तो 2PE कितना हो जाएगा 2PE। तो यहाँ लिखें कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाए, पहली स्थिति में क्या कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाए, कितना घुमा दिया जाए, तब क्या बात हो जाएगी भाई, देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, और cos 90 बराबर हो जाएगा 0, तब W बराबर PE और इधर 1 माइनस 0, यानी कि W बराबर P, ये होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या हुई, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश पर घुमा दिया जाए, अब 180 अंश पर घुमा दिया जाए तो क्या होगा, थीटा बराबर 180 और cos 180 बराबर -1, अतः W बराबर कितना हो जाएगा PE और 1 माइनस माइनस प्लस 1, इस माइनस की वजह से है ना, तो किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा 2PE। तो उस दशा में किया गया कार्य जो है वो आपका 2PE हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य की गणना कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपका एक टॉपिक और बचा है बस छोटा सा, बाकी उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर और बनाएंगे,
ठीक है नहीं? तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रहने दे रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच।